पिछले 8 सालों से केंद्र में सत्तासीन भाजपा मोदी शाह के युग में निरंतर राजनीतिक ऊंचाइयां छू रही है और पूरे विपक्ष को अपने कद के आगे बौना साबित कर रही है। बीते अधिकतर चुनावों में लगातार रसातल में जा रही कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को सिर्फ निराशा हाथ लगी है। अब विपक्ष की एकमात्र उम्मीद आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव थे। उसे लगता था जो फालतू के मुद्दे उसने उठाए हैं उससे उन्हें सत्ता मिल जाएगी, लेकिन एक सर्वे के अनुसार विपक्ष को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ सकता है। सर्वे के अनुसार अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाएं, तो भाजपा पिछले 2019 के चुनाव से भी बड़ी जीत दर्ज करते हुए लगभग क्लीन स्वीप करेगी। देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश में तो विपक्ष की सबसे बुरी हालत होगी। यहाँ उसे कुल 80 में से 76 सीटें मिलेंगी और 52% वोट शेयर उसके खाते में जाएगा। यहाँ समाजवादी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में महज 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि बसपा का इन चुनावों में खाता तक नहीं खुल रहा है। गौरतलब है कि साल 2019 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 58 सीटें मिली थी, वहीं 2014 में बीजेपी के हिस्से 71 सीटें आई थी। सर्वे के अनुसार सपा को कुल वोटों का 21% मिलेगा, बसपा को कुल वोटों का 12% और कांग्रेस को महज 6% मिलेगा। अगर साल 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो इस बार बीजेपी को 2% का फायदा होगा, जबकि सपा को 3% का। लेकिन बसपा को 7% का नुकसान हो रहा है और कांग्रेस को ना तो कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान। लेकिन बीजेपी को इस बार यूपी में बम्पर वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आंकड़ों के लिहाज से यूपी में एक बार फिर से मोदी लहर चलेगी। वहीं बिहार में भी बीजेपी के पक्ष में ही बयार बहती हुई नजर आ रही है। सर्वे के अनुसार यहां बीजेपी को 21 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि उसके सहयोगी जेडीयू को 14 और विपक्षी राजद को 4 व कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, अकाली दल को 1, कांग्रेस को 3 और आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। भाजपा यहाँ अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा रही है। वहीं हरियाणा में बीजेपी 10 में से 9 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में भी कांग्रेस अपने नाम दुर्गति का अध्याय लिखती हुई नजर आ रही है और उसे महज 1 सीट मिलेगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 6 में से 3 पर बीजेपी और बाकी के 3 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती हुई नजर आ रही है। गुजरात में 26 सीटें हैं, जहां बीजेपी के पक्ष में 61% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस को महज 35% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में बीजेपी के खाते में 36% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है और उसे और सिंधे गुट को बम्पर सीट मिल रही हैं, जबकि राजस्थान में बीजेपी अपना पिछला प्रदर्शन दोहराएगी, मतलब 25 की 25 सीटें जीतेगी। मतलब यह कि 2 साल बाद की जो उम्मीद विपक्ष लगाए बैठा है वो उम्मीदें अभी से काफूर होने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की बेईमानी जैसे ही पकड़ी, दोनों महाईमानदार नेताओं को दिन में तारे दिखने लगे। नई आबकारी नीति के जाल में मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि उनके कई खासम खास अफसर भी फंस गए, जिन्होंने नई आबकारी नीति के बहाने कमाने और खाने वाली नीति तैयार कर दी है। हम भी खाएं तुम भी खाओ और पूरा खेल चलता रहता। लेकिन मुख्य सचिव की रिपोर्ट ने सारा कबाड़ा कर दिया और एलजी वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सिसोदिया का गला फंसा तो केजरीवाल ने पहले खूब धूम धड़ाम किया, लेकिन एलजी के एक के बाद एक 3 जांच के आदेश दे दिए। अब केजरीवाल सरकार ने चुपके से नई आबकारी नीति से तौबा कर लिया। यह सब इतनी खामोशी से हुआ कि जनता के बीच इनकी ईमानदार छवि बची रहे और गले में फंसी सीबीआई की रस्सी भी निकल जाए। दिल्ली की नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन की सीबीआई से जांच की उपराज्यपाल की सिफारिश के बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की खुदरा बिक्री की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का फैसला किया है। आबकारी नीति 2021-22 को 31 मार्च के बाद 2 बार 2-2 महीने के लिए बढ़ाया गया। अब 31 जुलाई को इस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। अब भी आबकारी नीति 2022-23 पर काम कर रहा है, जिसमें शराब घर तक पहुंचाने एवं कई अन्य सिफारिशें हैं। उनके अनुसार इस मसौदा नीति को अभी उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास नहीं भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि आबकारी विभाग का प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विभाग को नई नीति के आने तक 6 महीने के लिए आबकारी की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पार्थ चटर्जी के महाघोटाले ने ममता बनर्जी की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। वजह यह कि यह घोटाला इतना बड़ा है कि इसकी लपटों में कई मंत्री और विधायक झुलसने वाले हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे होते जा रहे हैं और इसके साथ ही ममता बनर्जी का टेंशन बढ़ता जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इन सब से बचने के लिए ममता बनर्जी अपने कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है, ताकि दागी चेहरों से सरकार को आजादी मिल सके और जनता के बीच उनकी छवि भी
माना जा रहा है कि इसके लिए ममता बनर्जी अपने पूरे कैबिनेट का इस्तीफा लेने की तैयारी कर रही हैं। ऐसा इसलिए कि जिस मंत्री पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है, आरोप चाहे जितने भी छोटे क्यों ना हो, उन सबको एक मुश्त सरकार से बाहर किया जा सके। यह सब करने के लिए ईमानदार चेहरों की जरूरत है जो अब तक बेदाग हों। हालांकि अब तक ममता बनर्जी अर्पिता मुखर्जी से ही पीछा नहीं छुड़ा पा रही। हालांकि उसे टीएमसी बाहरी बता रही है और बार बार कह रही है कि अर्पिता के घर से बरामद माल उसका नहीं है और उससे पार्टी का कोई नाता नहीं है। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और ममता सरकार की छवि का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। माना जा रहा है कि ममता ईमानदार नेताओं की तलाश कुछ सांसदों को भी कैबिनेट में शामिल कर पूरा कर सकती हैं। इन सब के अलावा नौकरशाही में भी बड़े बदलाव होते दिख सकते हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री इस बार शिक्षा सचिव को बदल दें। इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी किसी दूसरे ईमानदार अफसर को देने की बात सामने आ रही है। इसी तरह पार्टी में भी कुछ बड़े परिवर्तन संभव हैं। इस लिस्ट में जिला अध्यक्षों को बदला जा सकता है, युवाओं को पार्टी में और ज्यादा तरजीह दी जा सकती है, लेकिन फाइनल फैसला अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ही लेने वाले हैं। अगले महीने 5 और 6 अगस्त को ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। इसके बाद 7 अगस्त को नीति आयोग की भी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है, जिसका हिस्सा भी प्रधानमंत्री रहेंगे। इस बार उस बैठक में भी ममता अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगी। पिछले साल ममता ने वो मीटिंग अटेंड नहीं की थी, लेकिन इस बार वे शामिल होने जा रही हैं। वैसे जिस प्लान पर ममता विचार कर रही हैं, एक वक्त इसी रणनीति के सहारे कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत किया था। अब उसी तर्ज पर ममता बनर्जी भी बंगाल में कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे ईडी का शिकंजा बढ़ता जा रहा है, पार्टी की चुनौती भी उसी तर्ज पर बढ़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे के राज में संजय राउत किस अंदाज में किसी से पेश आते थे, उसका ताजा नमूना अब सामने आ गया है। एक महिला को 17 सेकंड में ऑडियो क्लिप में उन्होंने 21 बार गालियां दी। महिला ने संजय राउत के खिलाफ रेप और मर्डर करने की धमकी देने के भी आरोप लगाए हैं। महिला ने इस बात को लेकर मुंबई के वकोला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्होंने ईडी को बयान दिया था। यह धमकी का मामला भी इसी केस से जुड़ा है। महिला ने पुलिस को ऑडियो क्लिप भी सौंप दिया है, जिसमें एक पुरुष गाली गलौज करते हुए महिला से बातचीत कर रहा है। महिला का कहना है कि ऑडियो क्लिप में संजय राउत की आवाज है। हालांकि अभी इस आवाज की जांच नहीं हुई है कि वो आवाज वाकई संजय की है या नहीं। महिला ने बताया उन्हें कॉल पर और पेपर के जरिए धमकी दी गई है। महिला का कहना है कि मुंबई पुलिस और ईडी को शिकायत की है, मुझे कॉल और पेपर के जरिए धमकी मिली है। महिला ने दावा किया कि ऑडियो में मेरे और संजय राउत के बीच बातचीत है। ऑडियो में कई अपशब्द कहे गए हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल हो रही है। मुझे पिछले कई सालों से धमकियां मिली हैं और डराया जा रहा है। पुलिस में शिकायत मिलने के बावजूद कोई सपोर्ट नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने पूरी ईमानदारी से भ्रष्टाचार किया, मनी लॉन्ड्रिंग की, हवाला के जरिए लेन देन किया। इस बात पर अब कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दायर की थी। इस पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के पर्याप्त सबूत हैं। इसके बाद सत्येंद्र जैन पर ईडी का शिकंजा और कस सकता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो सबूत पेश किए हैं, कोर्ट उनसे संतुष्ट है। ये सबूत मनी लॉन्ड्रिंग में सत्येंद्र जैन की संलिप्तता दिखाने के लिए पर्याप्त है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि आरोपी की संलिप्तता दिखाने के लिए ये सबूत प्रारंभिक तौर पर पर्याप्त है। कोर्ट ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून 2002 की धारा 4 और धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान भी लिया। ईडी की चार्जशीट में सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ हवाला के पैसों का इस्तेमाल करने का आरोप है। यह पैसे दिल्ली और आसपास के इलाकों में एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने के काम लाए गए। ईडी ने अपनी चार्जशीट में सत्येंद्र जैन के अलावा उनकी पत्नी पूनम जैन, उनके सहयोगी अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन
और अंकुश जैन का नाम शामिल किया है। वहीं अकिंचन डेवलपर्स, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस, मंगलायतन डेवलपर्स और जेजे आइडियल एस्टेट नाम की कंपनियों का नाम भी शामिल किया गया है। जांच शुरू होने और हिरासत में लिए जाने से पहले सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, बिजली और कुछ अन्य विभागों के मंत्री थे। अभी वो सरकार में बिना विभाग के मंत्री हैं। ईडी ने जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। चार्जशीट का संज्ञान लेने के साथ ही कोर्ट ने ईडी को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में गलत तरीके से सत्येंद्र जैन को आरोपी कंपनियों का जिम्मेदार व्यक्ति बताया है, जबकि वो न तो इन कंपनियों में डायरेक्टर हैं और ना ही इससे जुड़े हुए हैं। कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि कैसे ये कंपनियां सिर्फ सत्येंद्र जैन का नाम लिख देने से उनकी हो जाएंगी। क्या आप पहली बार कोई मामला दायर कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि सत्येंद्र जैन के माध्यम से लिखा है तो कंपनी उनकी नहीं हो जाएगी। कोर्ट को दस्तावेज देने से पहले आपने उसकी पड़ताल नहीं की थी क्या? विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने इस मामले में अब उन सभी आरोपियों को समन किया है जिन्हें अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। साथ ही अदालत ने आरोपी अजीत जैन और सुनील जैन को अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें ये जमानत 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर दी गई है। कोर्ट ने अजीत और सुनील जैन के वकीलों को अगली तारीख पर नियमित जमानत याचिका दाखिल करने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन वीडियो कॉल से जुड़े हुए थे, जबकि अंकुश और वैभव जैन को न्यायिक हिरासत से कोर्ट लाया गया था। अरविंद केजरीवाल सरकार पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की जांच में शुरू हुआ भ्रष्टाचार के आरोपों का दायरा अब और बढ़ रहा है। इसके अलावा हाल में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट विभाग में करप्शन के मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्रांच को 1 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भगवंत मान के मंत्री की बदतमीजी से नाराज डॉक्टरों ने इस्तीफे की झड़ी लगा दी है। बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति से लेकर प्रिंसिपल और कई बड़े अधिकारियों ने अपना इस्तीफा ठोक दिया है। इसके बाद डॉक्टर और भगवंत मान सरकार के बीच ठन गई है। असल में मामला स्वास्थ्य मंत्री द्वारा गंदे बिस्तर पर वीसी को जबरन लिटाने का है। बता दें कि मंत्री के इस व्यवहार से आहत होकर आधी रात को कुलपति डॉक्टर राज बहादुर ने अपना इस्तीफा दे दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने इसे अपमानजनक कहते हुए इसकी निंदा की है। कुलपति के इस्तीफे देने के बाद अमृतसर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव देवगन, वीसी के सेक्रेटरी OP चौधरी और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर KD सिंह ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। इनके इस्तीफे के पीछे मंत्री का रवैया बताया जा रहा है, लेकिन इस्तीफा देने वालों का कहना है कि उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने फरीदकोट अस्पताल का दौरा किया था। इस दौरान स्किन वार्ड में फटे हुए और जले हुए गद्दों को देखकर मंत्री जौड़ा माजरा आग बबूला हो गए। उन्होंने इस पर अफसरों से जवाब मांगने की बजाय वाइस चांसलर को उन गद्दों पर लेटने को कहा। मंत्री के इतना कहने पर कुलपति हिचकिचाते रहे, लेकिन आरोप है कि जौड़ा माजरा ने खुद वाइस चांसलर का हाथ पकड़कर उन्हें लेटने को कहा। इस दौरान वहां पूरा स्टाफ और मीडिया मौजूद था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मंत्री के आग बबूला होने पर वीसी ने कहा कि वह अस्पताल की सुविधाओं को लेकर जिम्मेदार नहीं है। इस पर मंत्री ने कहा कि आपके हाथ में सब कुछ है। वायरल वीडियो क्लिप में वीसी कुछ सेकंड के लिए बिस्तर पर लेटे हुए दिख रहे हैं। वीसी के साथ हुए इस तरह के अपमानजनक व्यवहार पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मीटिंग बुलाई है। पंजाब में पैदा हुए हालात के बाद स्टेट यूनिट ही नहीं बल्कि नेशनल स्तर पर भी IMA की मीटिंग में इस पर चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल की सत्ता हाथ में आते ही पार्थ चटर्जी ने लूट का खेल शुरू कर दिया। इसी वक्त पार्थ अर्पिता चटर्जी से टकराए और उसके इतने दीवाने हो गए कि तब से अब तक पता नहीं कितने करोड़ उस पर लुटाए। अर्पिता मुखर्जी के घर से इतना कुछ बरामद करने के बावजूद ईडी की जांच जारी है। ईडी को करीब 70 करोड़ और बरामद होने का अनुमान है और इसके साथ ही घोटाले की कमाई से खरीदी गई प्रॉपर्टी की भी तलाश है। ईडी की ताजा जांच से पता चला है कि पार्थ चटर्जी ने 10 साल पहले अर्पिता के साथ मिलकर एक फार्म हाउस खरीदा था। मतलब कि दोनों के संबंध इससे भी पुराने हैं। ये फार्म हाउस शांति निकेतन में खरीदा गया था। इसके लिए 20 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। फार्म हाउस के सेल डीड की कॉपी के मुताबिक
ये प्रॉपर्टी साल 2012 में खरीदी गई थी। इसकी कीमत उस वक्त 20 लाख रुपए थी। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के पास बेशुमार दौलत मिली है। ईडी सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी अब अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी की कितनी संपत्ति है इसकी जांच में लगी है। ईडी को अब तक मिली जानकारी के अनुसार अर्पिता के पास कम से कम 12 फ्लैट्स हैं, जिनमें से कुछ उनकी कंपनियों के नाम हैं, तो कुछ पार्थ चटर्जी ने उन्हें तोहफे में दिए हैं। बीरभूम के शांति निकेतन में अर्पिता के 4 प्लॉट हैं और एक आलीशान फार्म हाउस भी। पार्थ चटर्जी के पास कोलकाता से सटे बारुईपुर में, झाड़ग्राम में और शांति निकेतन में फार्म हाउस है। अर्पिता जहां रहा करती थी उसी बिल्डिंग में अर्पिता के 3 फ्लैट थे। अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी को 50 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। इसके साथ ही 5 किलो सोना भी मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ईडी कर तो रही है शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच, लेकिन इसके अंदर से पार्थ चटर्जी की रंगीन मिजाजी और अय्यासी की कहानियां सामने निकल कर आने लगी हैं। 10 से ज्यादा सालों तक पार्थ ने अर्पिता के साथ क्या क्या गुल खिलाए, कितने करोड़ लुटाए, सारी कहानी अब जनता के सामने जैसे जैसे आती जा रही है, ममता बनर्जी सरकार की हालत उतनी ही पतली होती जा रही है। सवाल यह कि इतने सालों से पार्थ घोटाले और अय्यासी का खेल कर रहा था और इसकी खबर सीएम ममता बनर्जी को नहीं थी। ममता बनर्जी ही क्यों, पूरी सरकार में और पार्टी में किसी को नहीं थी। टीएमसी और ममता बनर्जी का यह दावा उतना ही बेमानी है जितना सच पार्थ चटर्जी का गोरख धंधा है। इसी वजह से बांग्ला अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा की एक पोस्ट ने मामला और गर्म कर दिया है। अर्पिता मुखर्जी के आवास से करोड़ों रुपए की नकदी, सोना और अन्य कीमती सामान बरामद हुआ है। ईडी की छापेमारी में 2 फ्लैटों में से एक से सेक्स टॉयज की बरामदी हुई है। इस पर एक लोकप्रिय बांग्ला अभिनेत्री की पोस्ट से सोशल मीडिया सर्किट गर्मा गया है। घटनाक्रम पर ईडी के एक अधिकारी ने कहा, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसी वस्तुओं की बरामदगी का करोड़ों के घोटाले से कोई संबंध है। ये नकदी, सोना और अन्य दस्तावेजों की भारी बरामदगी की तुलना में मामूली बात है। बांग्ला अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा ने कहा कि अर्पिता मुखर्जी के आवास से सेक्स टॉयज की मौजूदगी से चटर्जी की वीकनेस का पता चलता है। श्रीलेखा ने पोस्ट में लिखा कि क्या पार्थ असफल थे, देश जानना चाहता है। घोषित वामपंथी झुकाव वाली अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस की आदतन दोस्त श्रीलेखा मित्रा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उस समय उपहास किया था जब उन्हें कविताओं के संग्रह के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार से साहित्यिक पुरस्कार मिला था। हाल ही में शिक्षक भर्ती घोटाले का खुलासा होने के बाद श्रीलेखा मित्रा ने यह भी दावा किया कि यदि वो चाहे तो चटर्जी के कई और विश्वास पात्रों के नाम का खुलासा कर सकती हैं। इस बीच ताजा घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां कुछ ने इस तरह का पोस्ट कर मामले को व्यक्तिगत स्तर पर ले जाने के लिए श्रीलेखा मित्रा को ट्रोल किया है, वहीं अन्य ने उनका समर्थन किया है और बोल्डनेस के लिए उनकी प्रशंसा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अर्पिता मुखर्जी के घर पार्थ चटर्जी अक्सर आता था, नहीं आता था तो उसे ही कहीं बुलाया जाता था। इस बात का खुलासा अर्पिता के ड्राइवर ने किया है। ड्राइवर प्रणब भट्टाचार्य 22 जुलाई को अर्पिता मुखर्जी के डायमंड सिटी साउथ फ्लैट में ईडी की छापेमारी के दौरान मौजूद थे। ड्राइवर प्रणब भट्टाचार्य ने बताया कि मैंने अर्पिता चटर्जी के यहाँ इसी साल जनवरी में नौकरी ज्वाइन की थी। पार्थ चटर्जी से मिलने और उनसे मुझे नौकरी देने का अनुरोध करने के बाद मुझे यह नौकरी मिली। मुझे अपना फोन नंबर उनके ऑफिस में छोड़ने के लिए कहा गया था और कहा गया था कि जब मौका मिलेगा तो वो मुझसे संपर्क करेंगे। कुछ समय बाद मुझे उनके ऑफिस से फोन आया कि एक नौकरी है जहां मुझे अर्पिता मुखर्जी की कार चलानी है। प्रणब भट्टाचार्य ने कहा कि डायमंड सिटी साउथ फ्लैट में मैंने कुल 3 कारें देखी। इसमें होंडा सिटी, मर्सिडीज बेंज, मिनी कूपर शामिल थी, लेकिन मुझे केवल होंडा सिटी कार चलाने की इजाजत थी। 2 अन्य कारों को चलाने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि पिछले कुछ महीनों में मैंने मर्क बेंज, मिनी कूपर को नहीं देखा। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ हैं। ड्राइवर ने कहा कि मैं उन्हें गाड़ी में तभी ले जाता था जब उन्हें पार्लर या ऑफिस जाना होता था। वो अपने पर्सनल कामों में मुझे साथ नहीं ले जाती थी। अर्पिता डायमंड सिटी साउथ फ्लैट में रहती थी और पार्थ चटर्जी उनसे अक्सर मिलते थे, कभी कभी काम खत्म करने के बाद। अर्पिता पार्थ चटर्जी से मिलने बेहाला जाती थी। इस दौरान मुझसे कहा जाता था कि मैं उन्हें पार्थ चटर्जी के घर छोड़ दूं और कार पार्क करने के लिए उसके अपार्टमेंट में वापस चला जाऊं। प्रणब ने बताया कि हाल ही में अर्पिता अपनी मां, बहन और देवर के साथ शांति निकेतन गई थी। मैं उन्हें घर ले गया जो शांति निकेतन में था। हम वहां 2 दिन रुके। कल्याणधर ज्यादातर उनका काम देखते थे, वो अक्सर उनसे मिलने आता था। ड्राइवर ने बताया कि मैं पैसे के लेन देन के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैंने कभी भी उस कार में कुछ भी नहीं देखा जो मैंने चलाई थी। इसके अलावा मैं कार में ही अर्पिता का इंतजार करता था। मैं उनके फ्लैट में ज्यादा नहीं जाता था, इसलिए नहीं जानता कि वहां वास्तव में क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी को लेकर ईडी की जांच में हर रोज ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक नए खुलासे में पता चला है कि अर्पिता की मां एक टूटे फूटे घर में कैद रहती हैं और करोड़ों रुपए के साथ खेलती आ रही अर्पिता कभी उन्हें पैसे नहीं देती थी। बल्गेरिया के दीवानपाड़ा इलाके में जहां अर्पिता का पुश्तैनी घर है, उसकी हालत बेहद खराब है। घर जगह जगह से टूट रहा है। घर में उनकी बुजुर्ग मां मीनाती मुखर्जी अकेले रहती हैं। मकान करीब 50 साल पुराना है। अर्पिता की छोटी बहन की भी शादी हो चुकी है। हालांकि मां की देखभाल के लिए अर्पिता ने 2 लोगों को वहां पर रखा हुआ है। खुद भी कभी कभार मां से मिलने के लिए आया करती रही हैं, लेकिन कभी भी मां को पैसे नहीं देती थी। वहीं ईडी को 2012 की एक कन्वेंस डीड मिली है जो अर्पिता और पार्थ चटर्जी के ज्वाइंट नाम पर है। इसी के आधार पर ईडी का कहना है कि अर्पिता 20 साल की उम्र से फाइनेंशियल और जमीनों के मामले में पार्थ के साथ जुड़ी हैं। खबरों के अनुसार मीडिया के लोग जब अर्पिता के पुश्तैनी घर पहुंचे तो वहां बाहर से ताला लगा हुआ था। खिड़की से काफी देर तक आवाज देने पर अर्पिता की मां ने चाबी दी और बोली, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, लेकिन आप लोग आते हो तो भगाना नहीं चाहती। मुझे तो पड़ोसियों ने कहा है कि आप ताला लगाकर ही रखो और किसी से बात मत करो। उन्होंने बताया कि वो अर्पिता के कारनामों की वजह से ही घर में कैद रहती हैं। उन्होंने कहा कि अर्पिता कभी कभी मिलने आती है, राशन दवाई दे देती है, लेकिन पैसे कभी नहीं दिए। वो कई साल पहले घर छोड़ चुकी है। पहले सीरियल में काम किया, फिर फिल्मों में भी आई, लेकिन उसने इस बात का जिक्र कभी नहीं किया कि उसके पास इतने पैसे हैं। ये हमारे लिए भी बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले ही अर्पिता ने घर छोड़ दिया था। अर्पिता की मां कहती हैं कि अगर उसने मेरी बात मानी होती तो उसकी शादी करा देती। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे, उनकी जगह उसे ये सर्विस भी मिल सकती थी, लेकिन उसकी इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अर्पिता के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की जा रही कार्रवाइयों को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में अखबारों के जरिए पता चला। मीनाती मुखर्जी ने इसे कानूनी मुद्दा बताते हुए पैसे की जानकारी होने से इनकार किया। गौरतलब है कि अर्पिता के घरों पर छापेमारी में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा कैश और 5 किलो सोना जब्त किया जा चुका है। वहीं सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पार्थ और अर्पिता से पूछताछ कर रही ईडी को कई नई प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला है। जल्द ही इन जगहों पर छापा मारा जाएगा। इसके बाद अमाउंट और ज्यादा बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कभी विदेशी फंडिंग, कभी प्रोटेस्ट, तो कभी धर्म के सहारे देश का विकास रोक उसकी अखंडता और प्रगति को बाधित करने वाले लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। अजीत डोभाल ने धर्म और विचारधारा के नाम पर सद्भाव बिगाड़ने और अशांति पैदा करने की साजिश रचने वाली ताकतों से सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि निंदा पर्याप्त नहीं है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई सहित अन्य कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ काम करने की जरूरत है। अजीत डोभाल ने दिल्ली में अखिल भारतीय सूफी सज्जाद नासिन परिषद द्वारा आयोजित एक अंतर धार्मिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुस्लिम नेताओं ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इस कार्यक्रम में धार्मिक प्रमुखों ने चर्चा की और शांति और एकता के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। वहीं अजीत डोभाल ने कहा कि कुछ तत्व ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे देश की प्रगति बाधित हो रही है। डोभाल ने कहा कि ऐसे तत्व धर्म और विचारधारा के नाम पर कटुता और संघर्ष पैदा कर रहे हैं। यह पूरे देश को प्रभावित करने के साथ ही देश के बाहर भी फैल रहा है। डोभाल ने कहा, दुनिया में संघर्ष का माहौल पैदा हो रहा है। अगर हमें उस माहौल का मुकाबला करना है तो देश की एकता को एक साथ बनाए रखना जरूरी है और सशक्त मुल्क की तरफ आगे बढ़ें। पिछले कुछ सालों से देश जो तरक्की कर रहा है, इसका जो लाभ होगा वो हर हिंदुस्तानी को होगा। उन्होंने कहा कि चंद लोग जो धर्म या विचारधारा के नाम पर लोगों में हिंसा या संघर्ष पैदा करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है। देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। अजीत डोभाल ने आगे कहा कि कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया है। मूक दर्शक बने रहने के बजाय हमें अपनी आवाज को मजबूत करने के साथ साथ अपने आपसी मतभेदों को दूर रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा। हमें भारत के हर संप्रदाय को यह महसूस कराना है कि हम एक साथ एक देश हैं। हमें इस पर गर्व है और हर धर्म को यहाँ अपनी आजादी के साथ रहने का अधिकार है। दूसरी ओर सम्मेलन में मौजूद हजरत सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कट्टरपंथी संगठनों पर पाबंदी लगाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ भी घटना होने पर हम निंदा करते हैं। अब निंदा करने का नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का समय है। देश में जितने भी कट्टरपंथी संगठन पैर पसार चुके हैं उनको बैन किया जाए। चाहे कोई भी कट्टरपंथी संगठन हो, उनके खिलाफ सबूत होने पर उन्हें बैन कर देना चाहिए। गौरतलब है कि अजीत डोभाल ने ये बातें ऐसे समय में कही हैं जब देश में भाजपा से निलंबित नेता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी और सूफी बरेलवी मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग की चरम प्रतिक्रियाओं के मद्देनजर देश में धार्मिक कलह चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।